हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज क्लास में। और ये जो प्रश्न है, जैसा कि पहला पार्ट 1 कल मैं करा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। ये जून में पहली पाली में परीक्षा हुई थी, तो ये प्रश्न वहीं से है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। और इसे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल पाए। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसे, जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं अभ्यर्थी। और ये क्लास जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप बखूबी जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और जुड़े हैं, लगे हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसे देख सकते हैं। अवश्य इसे लाभ पहुंचने वाली है, क्योंकि हिंदी साहित्य से सभी प्रश्न हैं। तो कोई भी जो है एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है, तो ज़रूर से देखें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। और आज का जो पहला प्रश्न है देखना चाहेंगे कि आज का पहला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। तो कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिया गया है, ये पंक्तियाँ कोटेशन जो है ये कामायनी से ली गई है, पहली बात। और दूसरी बात, किसने कहा है, किसका कथन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका होगा। तो चलिए, तो कामायनी के संदर्भ में ये जयशंकर प्रसाद का ही कथन है, तो ध्यान रखना है इसे। और इन्होंने जो है ये कब कहा है? तो कामायनी की भूमिका में लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। और कामायनी एक पुनः विचार, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की बुक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, साधव देखो जग बौराना, साची कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मर तो है, मरम कोई नहीं जाना। तो ये तो सबसे पहले ये कबीर का पंक्ति है। तो इसमें बोला जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? तो ये धार्मिक और सहिष्णुता, ये गलत है, क्योंकि सहिष्णुता की दृष्टिकोण कबीर में देखी जाती थी। इनमें सांप्रदायिक सौहार्द की भावना इन्होंने रखी थी, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा, लेकिन असहिष्णुता की बात कहीं उन्होंने नहीं कही है। भाईचारा की बात वो करते थे, तो आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेना चाहेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, और थोड़ा सा इनके बारे में जो दिया गया है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कबीर निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रचलित है, सभी को पता ही होगा, जिनकी रचना साखी, शबद और रमैनी 3 भागों में बांटी जाती है। और धर्मदास जो कि उनके शिष्य थे, इन्होंने इनका बीजक नाम से संपादित किया था, तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट था, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, 28वां नंबर प्रश्न है कि करम बीबी और सर्पराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये जो है ये जिंदगी नामा के हैं। कृष्णा शुक्ति जी का ये जिंदगी नामा है, जो कि 1979 ईस्वी की है। और अन्य है डार्श बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे में, ये 1972 का है। और यारों के यार कृष्णा शुक्ति की अन्य रचनाएं हैं, कहानी संग्रह है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो देख सकते हैं कि पात्रों से किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो लगातार ट्रेंडिंग में रहे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, डीएसएसबी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्जाम है, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो देख सकते हैं बेनी माधव पात्र नहीं है, ठीक है। तो बेनी माधव, पंडित गंगाराम, ये मानस के हंस के पात्र हैं।
गंगेश्वर और मंगलू ये भी हैं। बीरपाल और सिंह जानवी ये नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, सी नहीं होगा। बाकी नंददास और शिवचरण वैद्य भी इनमें शामिल है। बीरपाल और जानवी जो पात्र हैं ये अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस के हंस के पात्र नहीं हैं, और जबकि सभी हैं, ठीक है। तो ये जो मानस का हंस के पात्र हैं जो उपन्यास की कथा वस्तु में समय समय पर आए हैं, तो ये बेनी माधव, गंगेश्वर और नंददास शिवचरण दास। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 30वां नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये शिवपालगंज ध्यान में रखा गया है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस शिवपालगंज को ही ध्यान में रख कर आप बता सकते हैं कि ये राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, जो काफ़ी अच्छी उपन्यास है। और शिवपालगंज की जो है कहानी इसमें वर्णित है। जो प्रसिद्ध उपन्यासकार किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का। और ये किस तरह का है? तो व्यंग्यात्मक शैली में ये उपन्यास लिखा गया है। जबकि आधा गांव उपन्यास में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, ध्यान में रखना है, आधा गांव जो कि गाजीपुर जिले के गंगोली गांव की कथा इसमें वर्णित है। तो ये भी ध्यान रखना है। आधा गांव जो है गाजीपुर की गंगोली गांव का कथा इसमें वर्णित है। और गली आगे मूर्ति है उपन्यास किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का। और जल टूटता हुआ ये रामदरस मिश्र जी का है। तो सभी को देखा हमने, तो महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से आपको रिवीजन करना है किसी भी PYQ सेशन का। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर किस उपन्यास में यह कथावस्तु वर्णित है? तो ये जो है आपका बंटी, जो कि मनु भंडारी का उपन्यास है, और ये 1971 ईस्वी का है। और ये बता ही दिया मैंने। और तिरछी बौछार 1984 ये मंजुल भगत का, तथा टूटा हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत का क्या है? कहानी संग्रह है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। महाभोज और आपका बंटी जो है ये किसका है? तो मनु भंडारी जी का है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 32वां, प्रेमचंद्रकृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं तो कौन है? तो सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ठीक है। प्रेमचंद्र की अन्य प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, नशा, कफन इत्यादि ये महत्वपूर्ण है कुछ कहानी, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण नहीं था? तो ये छात्र धर्म का अभाव, ऐसा नहीं था। क्षत्रिय धर्म का तो इसमें क्या था नहीं बताया गया है। तो क्या क्या था उसमें ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार का नियम, भोग विलास के प्रति वितृष्णा, विमाता का षड्यंत्र भी खूब रचा गया है इसमें। तो छात्र धर्म का अभाव ये नहीं था। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो ये बहुत बड़ी प्रश्न है। आज भी इस प्रश्न को व्यवहारिक देख सकते हैं, बहुत जगह होता है ऐसा, तो थोड़ा इस तरह का विचार नहीं रखना चाहिए। तो ये मनोज शंकर का था, ठीक है। वो उसे अपना पत्नी नहीं बनाना चाह रहा था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन अविवाहित रूप से, वो विवाह नहीं करना चाह रहा था, ऐसा दृष्टिकोण था मनोज शंकर का। तो ये थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है। अन्य देख लेते हैं क्या है कि सिंदूर की होली, ये जो मनोज शंकर जी हैं, ये तर्क संगता है, तो ये प्रश्न है। आगे प्रसिद्ध ये समस्या नाटक है। इनके अन्य प्रमुख जो समस्या नाटक हैं, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग,
आधी रात। तो ये कुछ अन्य उपन्यास हैं और ये जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र ये समस्या नाटक के लिए जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और प्रवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संबंध में व्यक्त किया है? तो ये उपेंद्रनाथ अश्क थे। थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ, ये उपेंद्रनाथ अश्क ही थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और प्रवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। ये जगदीश चंद्र माथुर के लिए किनका विचार था? तो उपेंद्रनाथ अश्क जी का विचार था। चलिए आगे देख लेते हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो ये एक और द्रोणाचार्य, ये 1977 का नाटक है। तो ध्यान रखना है। ये क्या है? एक और द्रोणाचार्य में एक और अरविंद और उसके परिवार और कॉलेज का प्रसंग दिखाया गया है। तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य, उनके परिवार तथा महाभारत कालीन पात्रों जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा, एकलव्य आदि के प्रसंग हैं। तो दो कथा प्राचीन और नवीन दोनों समानांतर चलती हैं एक साथ। तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है दृष्टिकोण से इस। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का और 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो सभी के बारे में देख लिया हमने। अगले प्रश्न को देखते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ये शरतचंद्र जी का है और इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बंगला साहित्य के हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये भी ध्यान रखना है इनके बारे में। इनका उपन्यास है आनंद मठ एवं रविंद्रनाथ टैगोर का है गोरा धरे बायरे चोखे बाली उपन्यास। और अंगुरिया विनिमय भूदेव इनका जो है मुखोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है अंगुरिया विनिमय। ठीक है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है? तो ये आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और अन्य देख लेते हैं कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी ओर की मंझन कृत मधुमालती लिखी गई है मंझन के द्वारा। और मधुमालती और मनोहर और प्रेमा ताराचंद के प्रेम कथा का इसमें वर्णन दिखाया गया है मंझन कृत मधुमालती में। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक के द्वारा कही गई है? किसके बारे में कही जा रही है? महादेवी वर्मा जी के बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या फिर दूधनाथ सिंह? तो देखते हैं इसका क्या है। तो ये कही गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक है, महादेवी वर्मा के विषय में। और आगे देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य कवि सुमित्रानंद, नंदन पंत और नामवर सिंह कृतियों में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान आदि प्रमुख रहे हैं। और दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध आलोच्य कृतियों में निराला, आत्महंता, आस्था और महादेवी
तो ये कुछ प्रमुख कृतियां हैं आलोचकों के द्वारा, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पर फोकस करना है कि है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है, तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो 2 पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कभी कर जाते हैं और नहीं देखने के कारण, तो इसीलिए प्रश्न को पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको आगे टिक आउट करना है। तो क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे है कि इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये बिल्कुल गलत है, दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, तो बिल्कुल हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है। चलिए अगले देख लेते हैं प्रश्न को क्या है। तो ये व्याकरण संबंधित प्रश्न है। तालव्य वर्ण पूछा जा रहा है, इसमें कौन से हैं। तो ये जो तालव्य वर्ण है ये हो जाएंगे च और ज हो जाएंगे। तो चौ वर्ग जो है ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है, और त जो है त वर्ग ये दंत वर्णों के अंतर्गत, और ट जो वर्ग है ट ठ ड ढ, तो ये जो है ये मूर्धा वर्ण के अंतर्गत आती है। और अंतस्थ व्यंजन के भी बारे में आपको ध्यान रखना है कि यो रो लो वो ये अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर कौन से हैं, तो यो और व जो होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। तो इस तरह के सभी वर्णों को आपको ध्यान में रखकर अच्छे से जाना है, एग्जाम से पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करके आपको जाना है। चलिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है तो ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, बेसिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए गए थे। तो हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, तो ये बिल्कुल दिया गया था, 1955 के अनुसार बोला जा रहा है। दूसरा है कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। और तीसरा है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए, ऐसा नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं ये जो है कि 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ऐसा विचार रखा गया था। और ये जो है पूरे भारत में, इसे पूरे भारत में समझी जाने वाली भाषा के रूप में बताई गई थी और रखी जाने के लिए भी प्रेरित किया गया था। और चौथा है कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। तो ए 1 है, 2 और 4 ये सही हो जाएंगे। तो किसमें है, चलिए बी ऑप्शन में है, तो 1, 2 और 4 सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं, पूछा जा रहा है। तो प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, तो ये तो बिल्कुल है। और दूसरा है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, ये नहीं था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास ये नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगले ऑप्शन को देखते हैं। रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, तो ये तो बिल्कुल था। और मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, ये नहीं था कुछ, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो देखते हैं।
वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे। तो बिल्कुल ये ऐसा शुक्ल जी ने कहा है अमीर खुसरो के लिए। दूसरा है कि ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय कवि थे, तो ये भी कहा है। आगे है कि इनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था। और थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि उनमें उक्ति व चित्र का नितांत अभाव था, ऐसा नहीं था, ये गलत हो जाएगा, अभाव नहीं बोला गया है। और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है, तो एक होगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन किसमें है? 1, 2 और 4, तो ए ही ऑप्शन में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी के विचार क्या थे। आगे है पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हो जाएगा 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट, तो ये तो थी ही। और दूसरा है मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, ऐसा नहीं था। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, ये भी नहीं था कि जो परंपराएं चली आ रही है उसका निर्वहन करना ऐसा पुनर्जागरण का काम था, तो ये बिल्कुल नहीं था। मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज, तो ये बिल्कुल था। तो ए और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए होगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं, तो ये ठुमरी हो जाएगा और आदिम रात्रि की महक, तो 2 और 4 होगा। तो 2 और 4 किस में है? तो सी ऑप्शन आपका होगा। चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा सा, तो सी ही होगा। और कर्मनाशा का जो हार है ये किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। और मुर्दे का घर जो है ये धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र पूछा जा रहा है, तो ये जो है एक तो हो जाएगा बब्बर अली खां, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा चौधरी पीर बख्श। तो ये पर्दा कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, तो बी ऑप्शन राइट होगा, 2 और 3। और आगे देख लेते हैं कि देखिए कि हरगोविंद जो थे ये फणीश्वर नाथ की संवादिया कहानी के पात्र हैं। और शेख जुम्मन जो हैं ये पंच परमेश्वर के पात्र हैं। तो जो भी कहानी आप पढ़े होंगे तो आप तुरंत ही इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं, बता देंगे देखते देखते। तो हालांकि मैंने इन सभी कहानियों को पढ़ा हुआ है अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान, तो मुझे पता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके सिलेबस में कहानियाँ लगी हैं तो 17 कहानियाँ हैं टोटल, तो आप पढ़ लें उन्हें। तो इस तरह के जो पात्र से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। अब आसानी से आप पात्र संबंधित गलतियाँ तो कभी कर ही नहीं सकते हैं अगर आपने पढ़ा है कहानी तो इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं कौन सी हैं? तो ये द सीक्रेट वुड ये 1920 का है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और द वेस्ट लैंड, तो इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, हालांकि ये भी 25-26 का है शायद, तो कंफर्म नहीं हूँ तो इसको छोड़ देती हूँ। लेकिन ये जो है द सीक्रेट वुड ये 1920 का है, तो ध्यान रखना है। और आगे है कि साइंस एंड पोइट्री ये तो रिसर्च का है ग्रंथ। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर ये स्कॉट जेम्स R.A. का ग्रंथ है। तो साथ में जो 2 ऑप्शन अलग से हैं तो उसे भी आपको ध्यान में रखकर जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य क्षमेंद्र के ग्रंथों का नाम है, तो क्या है? तो ये जो है कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक, ये किसके हैं? आचार्य क्षमेंद्र के ग्रंथ हैं। और कवि कंठाभरण और सुवृत तिलक ये तो क्षमेंद्र के हैं, जबकि व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का आलोचनात्मक ग्रंथ है। और 10 कुमार चरित्र ये दंडी का ग्रंथ है। तो आपको ध्यान रखना है। क्षमेंद्र का और अन्य है औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भरत मंजरी,
दशावतार चरित्र आदि ग्रंथ हैं, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन बदल बदल के भी पूछा जाता है। तो अन्य भी ये जो ग्रंथ हैं ये भी साथ में ध्यान रखना है आपको। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा जा रहा है। तो मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जैसा कि आप प्रेमचंद्र के उपन्यासों में देख सकते हैं। जैसे कर्मभूमि को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसका बखूबी नॉलेज होगा। इस वर्ग संघर्ष की जो बात की जा रही है, आप कर्मभूमि को अगर पढ़ लेंगे तो उसमें इस तरह की बातें बखूबी देखी गई है, रखी गई है। तो मार्क्सवाद संबंधी जो विचार है वर्ग संघर्षों पर ज़्यादातर बल देती हुई आगे बढ़ी है, जो समाज से रिलेट करता है एक दूसरे को। आगे है कि मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। ऐसा नहीं है, समाजवाद, ये देखिए कि दूसरा यहाँ पर फैक्ट रखा गया है, तो ये नहीं होगा। और इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। दोहराने वाली तो बात अलग सिद्धांत में की गई है। आप बताइएगा कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो समय समय पर दोहराने वाली बात करता है, तो ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए मैं 25-25 प्रश्न करा रही हूँ। तो बने रहें इस चैनल के साथ आगे के प्रिपरेशन के लिए। और बीपीएससी तैयारी 4 जैसा कि बताया गया है कि फरवरी में आने वाली है आपका, तो उसके लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप। यहाँ पर मैं हिंदी साहित्य के जो जितने भी PYQ हैं, चाहे वो UGC नीट के PYQ हो या फिर TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर DSSV या अन्य जो सेकेंड ग्रेड के हैं, सभी मैं कराने वाली हूँ। तो ये ख़त्म होने के बाद फिर मैं दूसरा बुक आपका कराने लगूंगी। तो आपको इस तरह से जो PYQ माध्यम से जो आपका जो रिवीजन होगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से अपना तैयारी किया था, मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। और सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके जो कोचिंग करते हैं आप या कहीं पढ़ते हैं, सही है, पढ़िए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन PYQ के माध्यम से अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोचिंग या किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है। तो सही गाइडलाइंस फॉलो कीजिए और PYQ के माध्यम से आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।